हेलो दोस्तों, मैं हूं नबी। कैसे हैं आप सभी? आप देख रहे हैं ज्ञान जीएस यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग बड़े ही बेहतरीन अंदाज में संविधान को समझ रहे हैं। ये संविधान की सीरीज चल रही है और हमने अभी तक समझ लिया था संविधान के जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और उसमें संविधान का जो भी आप संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया रही है, कैसे कैसे किसने उसमें प्रतिभाग किया, तो वो सारा हमने इसमें समझ लिया है। और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना को। कि संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा होती है और हमारा संविधान एक यूनिक संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और इतने बड़े लोकतांत्रिक देश जिसमें 140 करोड़ के आसपास आबादी है, तो उतने बड़े देश के लिए एक ही संविधान जो सभी पे लागू है और सभी के लिए मान्य है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही गर्व की बात है। क्योंकि इतने लोगों को संतुष्ट करने वाला एकमात्र संविधान, तो ये अपने आप में छोटी बात नहीं है। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने इसमें जो प्रयत्न किए हैं, जैसे संविधान को बनाया गया, वो बहुत ही अग्रिम विचार लेके बनाया गया था, जिसको बहुत आगे तक का सोच के बनाया गया था, जो आज तक संविधान पूरी तरह से मान्य है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज हम समझने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना को। तो संविधान की प्रस्तावना पे आते हैं। संविधान की प्रस्तावना और संविधान के स्रोतों को भी समझने वाले हैं कि संविधान के जो स्रोत हैं वो हमने कहाँ कहाँ से लिए हैं, किस किस संविधान से हमने क्या क्या चीजें अडॉप्ट की हैं, और कौन सा एक्ट था जिससे हमने कुछ प्रावधान लिए हैं। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको बड़े ही मजेदार तरीके से ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और ये एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आते हैं क्लास पे। ये है हमारा यूट्यूब चैनल और इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आगे जो भी वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और ये सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। बाकी इस सीरीज से आप जुड़े रहिएगा तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संविधान प्रत्येक परीक्षा में पूछा ही जाता है, चाहे वो डिफेंस की हो गई, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो गई, चाहे वो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो गई, और चाहे वो स्टेट का कोई एग्जाम हो गया, पीसीएस हो गया, कुछ भी हो गया। और इसमें हम रेफरेंस बुक के रूप में लक्ष्मीकांत को यूज करना है, जिसमें आपको सारी चीजें लगभग डिटेल में मिलेंगी बहुत अच्छे तरीके से। तो अब हम समझने वाले हैं संविधान को। संविधान की प्रस्तावना की बात करेंगे। तो प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना आप जानते हैं कि जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो प्रारूप प्रस्तावना का जो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, उनका, तो प्रस्तावना में क्या होता है कि जो नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, उसी को आगे चल के हम प्रस्तावना बना देते हैं। उसको एज इट इज नहीं रख दिया गया, उसमें कुछ संशोधन, कुछ सुधार करके उसको प्रस्तावना बना दिया गया। तो चलिए देखते हैं प्रस्तावना को, और प्रस्तावना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको समझ लेते हैं। तो सर्वप्रथम अमेरिका संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया है, तदुपरांत कई अन्य देशों ने इसे अपनाया। तो सबसे पहले अगर प्रस्तावना कौन से देश में अपनाई गई थी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप याद रखेंगे कि अमेरिका के संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना को अपनाया गया था। अगला जो तथ्य है हमारा, कि विशेषज्ञ एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है प्रस्तावना को? तो ये पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे इनका नाम एन ए पालकीवाला। ठीक है, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। एन ए पालकीवाला जो विशेषज्ञ थे, इन्होंने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। आगे है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए। तो ये अभी हमने डिस्कस कर लिया कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था हमारा, उसी को आगे चल के हमने प्रस्तावना का रूप दे देते हैं। ठीक, इसके बाद बात करते हैं अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें इनमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किए गए। तो प्रस्तावना पहले बनी, लेकिन उसके बाद क्या होता है, प्रस्तावना में एकमात्र बार अभी तक संशोधन हुआ है, और ये कब हुआ है? 1976 में। और कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया, और इसमें हमने 3 शब्दों को बाद में जोड़ा है। एक तो समाजवादी हो गया, और धर्मनिरपेक्ष हो गया, और एक अखंडता। तो ये तीनों जो शब्द हैं, ये प्रस्तावना में कब जोड़े गए, और प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए, या 3 शब्द ये दे दिए, कोई एक शब्द अन्य दे दिया, और पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया,
तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो तथ्य हैं इनको आप याद रखेंगे, कंठस्थ कर लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले प्रस्तावना को किसने अपनाया था, अमेरिका ने, और इसको प्रस्तावना को परिचय पत्र एन पालकीवाला ने कहा है, और ये किससे बनी है, उद्देश्य प्रस्ताव को जो किसने पेश किया था, नेहरू जी ने। ठीक है, उसके बाद अधिनियम, ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े जाते हैं। कौन कौन से, आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, तीनों शब्दों को हमने किस में जोड़ा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट तथ्य थे। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना लिखी हुई है, और पूरी संविधान की प्रस्तावना को एक बार हम पढ़ेंगे, और इस संविधान की प्रस्तावना को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द लिखे हैं इनका मतलब क्या है, और इसको क्यों इस तरह से लिखा गया है। ठीक है, तो अपने वर्तमान स्वरूप में प्रस्तावना को इस प्रकार पढ़ा जाता है। किस प्रकार पढ़ा जाता है, इसमें पहली बात तो हम भारत के लोग, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रस्तावना जो है उसकी शुरुआत किससे होती है, तो हम भारत के लोग। ठीक है, और किसी शब्द से शुरुआत नहीं होती है, कि ये लोगों के लिए है। ये जो संविधान है जो भी है वो कौन है, उसको कौन अधिनियमित करते हैं या फिर कौन उसको अंगीकार करेंगे, तो लोग। ठीक है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब ये प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है कि हम अपने आंतरिक मामले हो गए या बाहरी मामले हो गए, अपनी नीतियां हो गई, सबके बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है, हम है। ठीक है, हम पे किसी और शासन का, किसी और चीज का दबाव नहीं है। हम इसके लिए स्वतंत्र है कि हम अपने आंतरिक नीतियां हो, बाहरी नीतियां हो, आंतरिक मामले हो या बाहरी मामले हो, उन पे कानून कौन बनाएगा, उनके बारे में क्या भी विचार करना है, क्या उनके बारे में सोचना है, तो इसके लिए हम संप्रभु हैं या प्रभुत्व संपन्न है। मतलब इसके ऊपर किसी और का जोर दबाव नहीं होगा। जैसे कि पहले हमारे ऊपर किसका, ब्रिटेन का शासन था, और उसमें कोई भी नियम कानून हम अपने द्वारा नहीं बना सकते थे। उसके बाद होता है समाजवादी। समाजवादी का मतलब क्या हुआ, जो समाजवाद की अवधारणा है कि समाज को लेकर चलने की, तो ये समाजवाद की अवधारणा तो पहले से ही हमारे संविधान में उल्लिखित थी, या ये कहें कि जो भाव था वो पहले से ही ऐड था। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष की बात करें तो भारतीय जो संविधान है वो किसी एक धर्म की बात नहीं करता है। ठीक है, ये किसी एक धर्म को लेकर बात नहीं करता है, इसमें हम सभी धर्मों को लेकर चलते हैं। कुल मिला के क्या है, इसे धर्मनिरपेक्ष बनाया गया है। इसे धर्म से कोई मतलब नहीं है कि किसी एक धर्म के साथ कोई भेदभाव हो या किसी एक धर्म को अधिक मान्यता हो। उसके बाद लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होगा, यहाँ का जो तंत्र है या जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, वो लोगों के द्वारा चलाया जाएगा। यहाँ पे जो शासन करने वाले लोग हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। अब लोकतंत्र भी दो तरह का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। तो हमारे देश में जो अपर लेवल पे है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। उसका मतलब क्या हुआ, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि हम अगर, जो भारत के सभी लोग हैं, जो भारत की जनता है, अगर वो उसमें पार्टिसिपेट करे, उसके द्वारा वोट डालने से ही क्या हो, कोई प्रतिनिधि चुना जाता है, लेकिन उसे कानून बनाने में भी भागीदारी मिले। जो जनता है उसको कानून बनाने में जब भागीदारी मिलती है तो इसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। ऐसा स्विट्जरलैंड वगैरह में होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, हम अपने द्वारा जो प्रतिनिधि चुनते हैं वही कानून बनाते हैं, और उनके द्वारा कानून बनाया गया जो हमें मान्य होता है। तो यहाँ पे हम चुनते तो अपने आप ही है, लोकतंत्र तो है। लोकतंत्र का मतलब ये हो गया कि हम ही वोट डालते हैं और हम ही सरकार को चुनते हैं, तो ये तो लोकतंत्र हो गया। लेकिन कैसा है, अप्रत्यक्ष, क्योंकि हम कानून बनाने में भूमिका हमारी नहीं है। उसमें किसकी भूमिका है, केवल जो वहां हमने अपना प्रतिनिधि भेजा है उसकी। तो कुल मिला के ये कैसा हो जाता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी देखने को मिलता है, वो किस में मिलता है, तो वो देखने को मिलता है ग्राम सभा में। ठीक है, तो जो ग्राम सभा होती है हमारी, ग्राम सभा में क्या होता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। वहां पे जो ग्राम सभा में जितने भी वहां पे वोटर्स होते हैं, जो वोटर लिस्ट में शामिल होते हैं, वो सभी ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, और वहां जो भी नियम या कानून बनाए जाते हैं उनमें उनकी बराबर भूमिका होती है, और प्रत्यक्ष रूप से वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर कहा जाए कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को कहाँ मिलता है, तो ये ग्राम सभा में देखने को मिलता है। जो हमारा 73वां संविधान संशोधन आया था, पंचायती राज जिसमें जोड़ा गया था, उस वाले सेक्शन में हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र को देख पाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। तो हमारे देश में अपर लेवल पे कैसा है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसके बाद हम गणराज्य की बात समझ लेते हैं।
तो गणराज्य का मतलब क्या हो गया कि ये गणतंत्र है, ठीक है। गणतंत्र मतलब लोगों के द्वारा गढ़ा गया तंत्र, तो ये गणतंत्र कहलाता है। और गणराज्य है उसके बाद आगे बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो अब 3 प्रकार का न्याय दे रखा है और ये न्याय पूछा गया है कि भारत के जो संविधान है या प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है। तो कितना है, एक तो हो जाता है सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय हो जाता है हमारा, और तीसरा हो जाता है राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो तीनों प्रकार का न्याय आप याद रखेंगे, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना, ठीक है। अब स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, तो ये हो जाएगी विचार की स्वतंत्रता हो गई एक, दूसरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई, मतलब आप कुछ भी अपने विचार कहीं पे भी प्रस्तुत कर सकते हैं अगर वो सही है। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता हो गई, और विश्वास की स्वतंत्रता हो गई, और उपासना की स्वतंत्रता हो गई। तो ये हमारे संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, इनको भी हमें याद रखना है। और ये पीसीएस ने कई बार क्वेश्चन पूछा है कि भारत में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है या कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है, ठीक है। तो ये तीनों याद रखेंगे, दोनों बात को याद रखेंगे कि स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पूरी प्रस्तावना, हमने इसको एक बार पढ़ लिया। अब यहां तक हमने समझ लिया है। अब इसके बाद सबसे पहला एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान में कब जोड़ा गया। अब यहाँ पे ये बात जो है ये बहुत लोगों को पता होगी और बहुत लोगों को शायद ना भी पता हो कि जो संविधान की प्रस्तावना है, पूरे संविधान का निर्माण हो जाता है, संविधान के सभी भाग बन जाते हैं, उसके बाद में सबसे अंत में प्रस्तावना को जोड़ा गया था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो जो प्रस्तावना है वो संविधान पूरा बनने के बाद एकदम अंत में जोड़ी जाती है। तभी यहाँ पे आपने देखा होगा प्रस्तावना में लिखा रहता है 26 नवंबर 1949, और ये वो डेट थी जब हमारा संविधान बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था और आंशिक रूप से कुछ अनुच्छेद को इसमें लागू भी कर दिया गया था। तो ये जो डेट है इसको हमारी प्रस्तावना संविधान में जोड़ी जाती है। तो कुल मिला के ये सबसे लास्ट में जोड़ी जाती है। और इसमें क्या कहा गया है कि इसको अंगीकृत, ठीक है। अंगीकृत का मतलब क्या है, हम धारण करेंगे, ठीक है। हम इसमें जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उनको एकदम उनका पालन करेंगे। उसके बाद अधिनियमित, ठीक है। तो ये अधिनियम के द्वारा है, अधिनियमित किया गया है। और आत्मार्पित, ये आत्मार्पित का मतलब आप समझ, आत्मा का मतलब आत्मा और अर्पित का मतलब अर्पित। जैसे आपने अपनी आत्मा किसी को अर्पित कर दी, कहने का मतलब क्या हुआ, जो भारतीय संविधान है उसको हमने अपनी आत्मा अर्पित कर दी है। अब भारतीय संविधान जैसा चाहेगा वैसा ही हम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमें हमेशा क्या होगा, भारतीय संविधान मान्य होगा और उसका उल्लंघन नहीं कर सकते, हम उसकी अवज्ञा नहीं कर सकते, उसको हमें प्रत्येक कंडीशन में मानना पड़ेगा। तो हम आत्मार्पित करते हैं, मतलब हमने आत्मा अपनी जो है वो संविधान को अर्पित कर दी। तो ये इसका मतलब हो गया। तो प्रस्तावना इसीलिए कहा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, या कहा जाता है कि उसकी आत्मा है, क्योंकि इसमें ये जो शब्द दे रखे हैं भारी भरकम, ये जो भारी भरकम शब्द हैं इनके मतलब बहुत बड़े बड़े हैं और ये पूरे संविधान को लपेट लेते हैं अपने आप में, ठीक है। तो लपेटने का मतलब क्या हुआ, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो इनका मतलब क्या हो गया कि ये पूरे संविधान का जो स्ट्रक्चर है उसको ही बता देते हैं, ये कुछ गिने चुने शब्द। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आत्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने प्रस्तावना को समझ लिया। अब इससे जुड़े कुछ तथ्यों को समझ लेते हैं। एक तो इसमें जो प्रस्तावना में मुख्य जो शब्द दे रखे हैं ये पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, कौन सा शब्द प्रस्तावना में दिया रखा है ये पूछ लिया जाता है, या कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है, ठीक है। तो प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्दों का उल्लेख किया गया है, ये शब्द है कौन सा, एक तो संप्रभुता हो गई, इसकी डिस्कस कर लिया था इसका हमने, और समाजवादी हो गया, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष हो गया, लोकतांत्रिक हो गया,
गणराज्य हो गया, ठीक है, न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गई, समता हो गई और बंधुत्व। तो इन शब्दों को आप याद रखेंगे, ये हमारे संविधान में वर्णित हैं, ठीक है। इन्हीं संविधान, ये जो शब्द हैं इन्हीं के कुछ भाव से बना हुआ संविधान है, और ये जो शब्द हैं इनका भाव पूरे संविधान में देखने को मिलता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो अगर ये कभी पूछ लिया जाता है किसने कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये क्वेश्चन शायद पूछा भी गया है, तो ये अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने ऐसा कहा है, इसको हम याद रखेंगे। उसके बाद संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के एम मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। तो अगर ये पूछा जाए हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल प्रस्तावना है, ये किसने कहा था, तो ये कहा था के एम मुंशी ने। और अगर ये पूछा जाए संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, तो ये अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। तो ये दोनों बातें हमको याद रखनी है, और दोनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट आजकल पूछ लिए जाते हैं कि ये किसने कहा था, ठीक है, और पहले भी कई बार एग्जाम्स में आए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रस्तावना की मुख्य बातें, ये जो प्रस्तावना की मुख्य बातें हैं, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना अत्यधिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। एक तो ये बात याद रखनी है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। उसके बाद प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, यह निर्णय किसमें दिया गया था, तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया था। अगर ये कभी आपसे पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, ये कब कहा गया था, तो ये यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया था। ये एक बाद आया था और इसमें ये कहा गया था कि न्यायालय में प्रस्तावना को प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरूबाड़ी यूनियन बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। कहने का मतलब है कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो, जहां संविधान हमें समझ में ना आए, संविधान में कोई ऐसा शब्द लिखा हो जिसका एग्जैक्ट मतलब हम समझ ना पा रहे हो, या कोई ऐसी लाइन हो जिसको हम सही से नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको समझने के लिए प्रस्तावना हमारी मदद करेगी। प्रस्तावना मदद करने का मतलब क्या हुआ, इसमें जो हमारे शब्द दे रखे हैं, जो उसमें भाव दे रखा है उन शब्दों का, उस भाव में ढाल के उस लाइन को हम देखेंगे और उस हिसाब से जो उसका अर्थ निकलेगा उसको हम मानेंगे, ठीक है, तो उसको हम मान्यता देंगे। ये कहा गया है बेरूबाड़ी बाद 1960 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद बेरूबाड़ी बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना, इसीलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती, परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम राज्यवाद में 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसीलिए विधायिका संसद उसमें संशोधन कर सकती है। तो जो बेरूबाड़ी बाद में ही कहा गया, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, ठीक है। जो बेरूबाड़ी बाद था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है, तो संविधान का अंग नहीं माना, ये बात याद रखेंगे आप, किसमें है, बेरूबाड़ी बाद में, ठीक है। बेरूबाड़ी बाद में संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है, ये बात याद रखेंगे। लेकिन ये माना कब से, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, और इसमें 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है और उसमें क्या है, विधायिका संसद उसमें संशोधन कर सकती है। लेकिन यही इसी में क्या कहा गया कि मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया। मूल ढांचे का मतलब क्या होता है कि जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, आप संविधान की प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकते हो, लेकिन जो संविधान का स्ट्रक्चर है या जो प्रस्तावना का मूल स्ट्रक्चर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कोई चीज एड ऑन हो रही है तो ठीक है, लेकिन उससे अगर उसका ढांचा चेंज हो रहा हो, उसमें परिवर्तन हो रहा हो, तो उसको मान्य नहीं माना जाएगा। ऐसा संशोधन प्रस्तावना में नहीं किया जा सकता है। ये किसमें कहा गया, 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। आगे बात करते हैं हम लोग।
ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय मूल ढांचा का सिद्धांत, इसको हमने पढ़ ही लिया। ठीक, संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है, ये भी अभी हमने समझ लिया कि ऐसा कोई संशोधन जो उसके मूल ढांचे को चेंज कर रहा हो, उसके मूल ढांचे को परिवर्तित कर दे रहा हो, ठीक है, तो ऐसे संशोधन को संसद नहीं कर सकती। आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं हम, प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। तो जो प्रस्तावना है ना तो वो विधायिका की शक्तियों का स्रोत है और ना ही उस पर प्रतिबंध लगाती है। ठीक है, प्रस्तावना एक अपने आप में अलग चीज है और यूनिक है। वो केवल कब काम में आती है, प्रस्तावना एक तो संविधान के बारे में बताती कि संविधान में क्या क्या है, और अगर संविधान के किसी स्टेटमेंट पे या संविधान के किसी रूल पे अगर काम अटकता है या बात अटकती है आके, तो उसको संविधान के जो प्रस्तावना है उसके साथ पढ़ने के बाद जो भाव निकलेगा उसको हम सही मानेंगे, ऐसा कहा गया था। यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, गैर न्यायिक है, इसमें कुछ भी लिखा है तो उसके कि हाँ संविधान में तो ये लिखा है, प्रस्तावना में ये लिखा है और उसको लेके आप न्यायालय चले जाएं, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसमें कुछ भी जो लिखा है, इसमें कोई भी शब्द दिया गया है उसके प्रति। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं संविधान, भारत के संविधान के जो स्रोत हैं। ठीक है, तो जो स्रोत हैं वो कहां से कौन कौन सा स्रोत लिया गया है, और इन स्रोत से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता रहा है और पूछे जाने की संभावना भी है। तो स्रोत को देख लेते हैं। ठीक है, पहला जो हमारा है, क्योंकि आपने सुना है कि भारत शासन अधिनियम 1935 ऐसा अधिनियम था जिससे संविधान का लगभग 50% पार्ट लिया गया है। उसको मतलब या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके कुछ ना कुछ स्टेटमेंट इस तरह से उसमें यूज किए गए हैं। तो ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, इसको हम देख लेते हैं और इससे क्या प्रावधान हमने लिए हैं। ठीक है, तो एक तो संघीय तंत्र का जो सिस्टम है वो हमने यहां से लिया है। उसके बाद राज्यपाल का कार्यकाल, ठीक है, ये राज्यपाल का कार्यकाल होगा। ठीक, उसके बाद न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण। तो ये जो चीजें हैं, संघीय तंत्र हो गया, राज्यपाल का कार्यकाल हो गया, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण, तो ये हमने 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं और इसको आप याद रखेंगे। अभी तक क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा नहीं गया क्योंकि इससे 50% संविधान ले लिया गया है। तो इससे क्या क्या चीजें पूछी जाए, ये हमने इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो हमने इसमें डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, और ये कई बार पूछे जाते हैं, आप याद रखेंगे। तो एक तो संसदीय शासन की व्यवस्था, उसके बाद विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, जो भी हमारी विधायिका है उसकी जो प्रक्रिया होगी, उसके बाद एकल नागरिकता, ठीक है, उसके बाद मंत्रिमंडलीय प्रणाली और मर्माधिकार लेख, उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। ठीक है, तो जो दो सदन की व्यवस्था है वो भी हमने कहां से ली है, ब्रिटेन से। तो एक बार फिर से देख लेंगे, एक तो संसदीय शासन हो गया, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली और मर्माधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने कहां से ली हैं, ब्रिटेन के संविधान से। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या दिया है, तो एक तो मूल अधिकारों को हमने ले लिया है यहाँ से, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को हमने यहाँ से लिया है कि हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है और उस पर किसी का दबाव नहीं है, कार्यपालिका उस पर अपना कोई भी दबाव नहीं बना पाएगी। उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, और न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो समझने वाली चीज है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कार्यपालिका ने कोई नियम या कानून पास किया है और उस पे नियम कानून बना दिया है, तो उसके बाद क्या होता है, न्यायालय उस नियम कानून को खारिज भी कर सकता है। ये होती है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। उसका मतलब क्या हुआ कि उसको न्यायालय इसलिए खारिज कर सकता है कि वो न्यायिक पुनरावलोकन हो रहा है, कि उसको पहले देखा न्यायालय ने कि हाँ, सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि ये गलत है या इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए या इस तरह से ये सही नहीं है, भारत के नागरिकों के हित में नहीं है, या ये संविधान के लिए नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर संविधान का कोई भी मामला होता है तो उसमें जो अंतिम निर्णय है वो कौन देगा, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ही उसकी व्याख्या करता है। तो इसीलिए
जो न्यायिक पुनर्वलोकन है वो क्या होता है कि कोई भी अगर नियम बना है तो उसको बाद में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको खारिज कर सकता है। ठीक है, तो ये न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति हो गई। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति का महाभियोग। ठीक है, या तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको पद से कैसे हटाया जाएगा, या जो राष्ट्रपति होता है उसको पद से कैसे हटाया जाएगा, ये दोनों प्रावधान हमने कहां से लिए? अमेरिका से। ठीक है, यूएसए से। उसके बाद आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, जो राज्यों के क्या होते हैं? कर्तव्य होते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति और राज्य सभा के लिए सदस्यों का नामांकन। ठीक है, तो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है उसको भी हमने यहीं से लिया है, और राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन है वो भी हमने कहां से लिया है? इन सबको हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है, तो आप याद रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया है। हमारे संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? एक तो समवर्ती सूची का प्रावधान हो गया, व्यापार हो गया, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता हो गई, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो अगर ये इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तो समवर्ती सूची का प्रावधान है, यहाँ से व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता जो है वो भी हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। और दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो वो हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आगे देख लेते हैं जर्मनी का वाइमर संविधान। इससे हमने क्या क्या लिया है? तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। तो आपातकाल में कौन कौन से मूल अधिकार हमारे स्थगित हो जाते हैं, कौन से बने रहते हैं, इसका प्रावधान हमने कहां से लिया? जर्मनी के वाइमर संविधान से। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जर्मनी के संविधान को क्या कहते हैं? वाइमर। ठीक है, इस तरह से। सोवियत संघ पूर्व वार्ता का संविधान। ठीक है, सोवियत संघ जो रूस है, रूस के संविधान से हमने क्या लिया है? उसको पहले पूर्व में सोवियत संघ बोलते थे, तो इसलिए हम सोवियत संघ ही बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम वो रूस नहीं कहलाता था। मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय। ठीक है, मूल कर्तव्य का जो प्रावधान है, ये मूल कर्तव्य कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये जो तीनों प्रकार का न्याय है प्रस्तावना में जो दे रखा है, वो हमने कहां से लिया है? हमने इसको यूएसए सोवियत संघ रूस से लिया है। ठीक है, और इसका जो आदर्श है, प्रस्तावना में जो न्याय का आदर्श है, कुल मिला के तीनों प्रकार का न्याय हमने अभी डिस्कस किया था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार का न्याय हमारे प्रस्तावना में या हमारे संविधान में दे रखा है, उसका उल्लेख। तो ये हमने सब रूस से लिया है। कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। एक हमारा सशक्त केंद्र होगा। ठीक है, जो केंद्र है वो सशक्त होगा। कुछ मामलों में केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई हैं, जैसे आप कहीं पे भी ले लें कि अगर बात कर लेते हैं हम राज्य और केंद्र पे कानून बनाने की बात हो, संघ पे, तो जो समवर्ती सूची है उसमें केंद्र की बात अधिक मानी जाएगी, तो ये क्या है? सशक्त हो जाता है। इससे कह सकते हैं कि केंद्र जो है वो सशक्त है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित, तो अवशिष्ट जो शक्तियां होंगी वो केंद्र में निहित होंगी। ठीक है, केंद्र सरकार राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परमदर्शी न्याय निर्णय। ठीक है, तो जो केंद्र द्वारा होगा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, तो ये भी प्रावधान हमने कहां से लिए हैं? ये कनाडा के संविधान से लिए हैं। आगे बढ़ते हैं हम, और यहाँ पे देख लेते हैं हम कि फ्रांस के संविधान से हमने क्या क्या विशेषताएं ली हैं। ठीक है, फ्रांस के संविधान से देख लेते हैं। तो गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श। ठीक है, तो एक तो हो गया गणतंत्रात्मक, तो जो गणतंत्र की व्यवस्था है वो हमने कहां से ली है? फ्रांस के संविधान से। उसके बाद प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श, ये जो तीनों आदर्श हैं वो भी हमने फ्रांस से ग्रहण किए हैं। उसके बाद दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से, जो दक्षिण अफ्रीका है हमारा, उसके संविधान से हमने क्या क्या लिया है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। संविधान में कैसे संशोधन होगा या राज्यसभा में जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन कैसे होगा, इनका प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जापान के संविधान की बात करें अगर हम, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो हमने कहां से ली है? जापान के संविधान से। आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में हमने इतना ही रखना है।
हमने संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं, और दूसरी चीज संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो शब्द दे रखे हैं, प्रस्तावना को क्यों हम आत्मा कहते हैं, प्रस्तावना के शब्दों का मतलब क्या होता है, इन सारी चीजों को डिस्कस किया। और नेक्स्ट वीडियो में हम भारत के संविधान का जो भाग फर्स्ट है संघ राज्य क्षेत्र उसको समझने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्ञान जीएस यूट्यूब चैनल, और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।